नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा शर्मा। आप मुझे पहचान ही गए होंगे मेरे YouTube चैनल ज्ञान चलते चलते के माध्यम से क्लास 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वृत्तांत भाग 2 के पहले अध्याय जो है सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा लिखा गया है। इसके प्रश्न उत्तर पे चर्चा करूंगी। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में इसके सार के ऊपर चर्चा हम कर चुके हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? उत्तर, यशोधर बाबू बचपन में ही माता पिता के देहांत हो जाने की वजह से जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गए थे। वे सदैव पुराने ख्याल वाले लोगों के बीच रहे, पले बड़े, अतः वे उन परंपराओं को चाहकर भी छोड़ नहीं पाए। यशोधर बाबू अपने आदर्श घोर संस्कारी किशनदास से अधिक प्रभावित है और आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध है। इसी के चलते परिवार के सदस्यों से उनका मतभेद बना रहता है, जबकि उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खड़ी दिखाई देती है। विवाह के बाद उसे संयुक्त परिवार के कठोर नियम का निर्वाह करना पड़ा, इसलिए वह अपने बच्चों के आधुनिक दृष्टिकोण से जल्द प्रभावित हो गई। वे बेटी के कहे अनुसार नए कपड़े पहनती है और बेटों के किसी मामले में दखलंदाजी नहीं करती है। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ परिवर्तित हो जाती है, लेकिन यशोधर बाबू अभी तक किशनदा के संस्कारों और परंपराओं से चिपके हुए हैं। वे बदलते समय को समझते तो है, किंतु पूरे मन से स्वीकार नहीं कर पाने के कारण असफल रहे। दोस्तों, इसमें ये स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, यशोधर बाबू किशनदा को अपना आदर्श मानते हैं और किशनदास बहुत ही संस्कारी रहे हुए हैं और यशोधर बाबू आज भी उन संस्कारों को नकारना नहीं चाहते हैं जिन संस्कारों के साथ वो आगे बढ़े हैं, अपने परिवार को पाले हैं। और समय के अनुसार यशोधर बाबू अपने आप को बदलना या लोगों के अनुसार, नई पीढ़ी के अनुसार अपने आप को ढालना नहीं चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी जो बहुत ही संस्कारों में पली बड़ी है, वो तुरंत ही अपनी बेटी और बेटी के अनुसार ढल गई। जैसे उसके बेटे चाहते हैं कि मेरी माँ मेरे काम में दखलंदाजी नहीं करे, जैसा बेटी चाहती है उस हिसाब से वह नए कपड़े पहनने तैयार हो जाती है। अर्थात यशोधर बाबू की पत्नी तो बहुत जल्दी ही नए रूप में ढलने के लिए तैयार हो जाती है, परंतु यशोधर बाबू चाह कर भी अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं। प्रश्न, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी छवि खोज सकते हैं? उत्तर, अब यहाँ पर दिखाया गया है कि किशनदा जो कि यशोधर बाबू के बहुत अच्छे मित्र और गुरु रहते हैं, जब यशोधर बाबू को ये पता चलता है कि किशनदा की मृत्यु हो गई है, तब उनके आसपास के पड़ोसी से वो पूछते हैं या दूर के रिश्तेदारों से जब वो पूछते हैं कि किशनदा की मृत्यु कैसे हुई, तब आसपास के पड़ोसी ये बताते हैं शायद वो अकेले थे इसलिए उनकी मौत हो गई, या उनके कोई बच्चे नहीं थे, कुछ स्पष्ट नहीं होता है। तो यशोधर बाबू मन ही मन में सोचते शायद उनका अकेलापन उनको खा गया होगा या अकेले रहने के कारण उनकी जल्दी मौत हो गई, क्या हुआ होगा, ये कसम ही रह जाते। अर्थात ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि किशनदा की मृत्यु कैसे होती है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, जो हुआ होगा वाक्य पाठ में पहली बार तब आता है जब यशोधर बाबू किशनदा के जाति भाई से उनकी मृत्यु का कारण पूछते हैं। उत्तर में उन्होंने कहा जो हुआ होगा, यानी पता नहीं। फिर यशोधर बाबू यही विचार करते हैं कि जिनके बाल बच्चे नहीं होते वे व्यक्ति अकेलेपन के कारण स्वस्थ दिखने के बावजूद बीमार से हो जाते हैं और एकाकीपन से उनकी मृत्यु हो जाती है। यह भी कारण हो सकता है कि उन्हें किसी बिरादरी से घोर उपेक्षा, उदासीनता मिली, इस कारण से वह दुख से सूख कर मर गए। किशनदा की मृत्यु के सही कारण का पता नहीं चलता है, बस यशोधर बाबू यही सोचते रह गए कि किशनदा की मृत्यु कैसे हुई, जिसका उत्तर किसी के पास नहीं था। प्रश्न, सम हाउस इन प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्य का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? उत्तर, यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में सम हाउस इन प्रॉपर शब्द का प्रयोग तकिया कलाम की तरह करते हैं। उन्हें कुछ अनुचित लगता है तब अचानक वह ये वाक्य कह देते हैं। पाठ में सम हाउस इन प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग निम्नलिखित संदर्भ में हुआ है। साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलने पर, जो उन्हें अजीब सा लगता है कि मेरा बेटा एकदम साधारण है पर उसे 1500 रुपया मासिक वेतन मिल रहा है, तब भी वो कहते हैं। स्कूटर की सवारी पर जब उनके बच्चों को अच्छा नहीं लगता है कि पिताजी साइकिल से जाते हैं और वह कहते हैं आप स्कूटर से जाया करो, तब भी वह शब्द कहते हैं। दफ्तर में सिल्वर वेडिंग, जब दफ्तर के लोग बताते हैं कि यशोधर बाबू आज आपकी शादी की सालगिरह है, 25 साल हो गए, सिल्वर वेडिंग है, तब भी वह ये शब्द कहते हैं। डीडीए फ्लैट का पैसा न भरने पर,
उनका ये कहना है कि कंपनी से जो फ्लैट मिला है उसी में रहना चाहिए और उसके बाद पुश्तैनी घर में। उन्हें ये डीडीए फ्लैट अनुचित लगता है। खुशहाली में रिश्तेदारों की उपेक्षा करने पर जब उनके बच्चे रिश्तेदारों का अपमान करते हैं या उनसे सही ढंग से बात नहीं करते हैं तभी भी उन्हें बहुत अजीब सा लगता है और वह अपना तकिया कलाम कह देते हैं। छोटे साले की ओछेपन पर जब उनसे कोई बदतमीजी करता है तब भी वह ये बात कह देते हैं। केक काटने की विदेशी परंपरा पर उन्हें केक काटने की परंपरा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, पर उनकी वेडिंग एनिवर्सरी पर उनके बेटे उनसे केक काटने की जिद करते हैं तब भी वह ये शब्द कह देते हैं। इस संदर्भ से यह स्पष्ट हो जाता है कि यशोधर बाबू सिद्धांतवादी है। यशोधर बाबू आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध है। वे उन्हें अपनाना नहीं चाहते। इसी आदत के कारण अक्सर परिवार से उनका मनमुटाव बना रहता है और असहजता एवं अस्वाभाविक स्थिति में यह वाक्यांश उनके मुंह से निकल पड़ता है। प्रश्न, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कैसे? दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपके पिता, दोस्त, कोई रिश्तेदार या किसी का भी योगदान रहा है, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। पर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखी हूँ, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मेरे जीवन को दिशा देने में मेरी बड़ी बहन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वे पढ़ाई लिखाई, खेलकूद सभी में हमेशा आगे रहती थी। उन्हें देखकर मुझे भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती थी। वे समय समय पर मुझे मार्गदर्शन भी देती रही तथा मेरी कमजोरियों को दूर करने में भी मेरी सहायता करती रही। ऐसा इंसान हमेशा आपका मार्गदर्शन करता है जिसको देखकर हमें प्रेरणा मिलती है और हम उससे अपना आदर्श भी बना लेते हैं। प्रश्न, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े अपने अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? उत्तर, इस पाठ के माध्यम से पीढ़ी के अंतराल का मार्मिक चित्रण किया गया है। आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। उनका उसूल पसंद होना दफ्तर एवं घर के लोगों के लिए सिरदर्द बन गया है। यशोधर संस्कारों से जुड़ना चाहते हैं और संयुक्त परिवार की संवेदनाओं को अनुभव करते हैं, जबकि उनके बच्चे अपने आप में जीना चाहते हैं। वे पुरानी मान्यताओं को नहीं मानते। अब दोस्तों, यहाँ ये दर्शाया गया है, एक तरफ यशोधर बाबू है, वो खुद भी 5:30 बजे तक काम करते हैं और सबको 5:30 बजे तक बैठाए रखते हैं और इसी तरह वो घर में कहते हैं कि पुरानी परंपराओं को वो ज़्यादा मान्यता देते हैं। अपने बच्चों को भी हर चीज़ के लिए टोकते रहते हैं, ऐसे मत करो, वो मत करो, ये संस्कार नहीं है, इस तरह से उचित नहीं है। तो घर के लोग और दफ्तर के लोग दोनों पूरी तरह से यशोधर बाबू से परेशान हो चुके हैं। अतः मेरे मत से पुरानी पीढ़ी को कुछ आधुनिक होना पड़ेगा और नई पीढ़ी को पुरानी परंपराओं और मान्यताओं का ख्याल रखना होगा। ये तभी सामंजस्य संभव है जब दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान एवं सुख सुविधा का ख्याल रखें। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे और क्यों? क, हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य। ख, पीढ़ी का अंतराल। ग, पाश्चात्य संस्कृति का भाव। उत्तर, पीढ़ी का अंतराल। हम पीढ़ी के अंतराल के ऊपर लिखेंगे। आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। उनका उसूल पसंद होना दफ्तर एवं घर के लोगों के लिए सिरदर्द बन गया है। अब यहाँ पे है दोस्तों, घर में भी अपने बच्चों को हर चीज़ के लिए यशोधर बाबू टोका टोकी करते हैं और दफ्तर में भी, जिसके कारण घर के लोग भी परेशान हैं और दफ्तर के लोग भी परेशान हैं, क्योंकि वो नई पीढ़ी के हिसाब से अपने आप को ढालना ही नहीं चाहते। यशोधर संस्कारों से जुड़ना चाहते हैं और संयुक्त परिवार की संवेदनाओं को अनुभव करते हैं, जबकि उनके बच्चे अपने आप में जीना चाहते हैं। उन्हें पिता का पुराना रवैया अपनी बेइज्जती लगता है। यशोधर भी नई चलन को स्वीकार नहीं करती और नई पुरानी पीढ़ी का यह द्वंद्व चलता रहता है। यहाँ पर यह दर्शाया गया है कि बच्चे तो यशोधर बाबू के वसूलों को नकारते हैं, पर साथ में यशोधर बाबू भी अपने बच्चों के जो नए जमाने के तौर तरीके उसे पूरी तरह से नकार देते हैं। सांस्कृतिक सामाजिक संरक्षण के लिए स्वस्थ परंपराओं की सुरक्षा आवश्यक है, किंतु बदलते समय और परिवेश में इनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। अतः मेरे मत से पुरानी पीढ़ी को थोड़ा आधुनिक होना पड़ेगा और नई पीढ़ी को पुराने मगर स्वस्थ परंपराओं और मान्यताओं का ख्याल रखना होगा तथा सामंजस्य संभव है। अब यहाँ पे ये दर्शाया गया है इस तरह के द्वंद्व का कैसे अंत किया जा सकता है। अब ये है कि थोड़ा बहुत जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो अपने आप को नई पीढ़ी के तौर पे थोड़ा बहुत ढालने की कोशिश करें और जो नई पीढ़ी के लोग हैं
पूरी तरह से पुराने हिसाब से नहीं जिए, बल्कि कुछ पुराने संस्कारों को अपने साथ लेके चले। इस तरह से सामंजस्य स्थापित करके आराम से जीवन जिया जा सकता है। प्रश्न: अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलाव के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा न लगने के क्या कारण है? उत्तर: हमारे घर व विद्यालय के आसपास निम्नलिखित बदलाव हो रहे हैं जिन्हें बुजुर्ग पसंद नहीं करते। घर से विद्यालय जाने के लिए साइकिलें एवं मोटर का इस्तेमाल, जो बुजुर्ग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। बुजुर्ग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदल चले, जो कि अब संभव नहीं है। लड़कियां लड़कों का एक साथ पढ़ना और मिलना जुलना, जो बुजुर्ग है दोस्तों हमारे घर के, वो ऐसे चाहते कि लड़के लड़कियों में ज़्यादा मेल जोल उन्हें पसंद नहीं आता। परंतु अब समय बदल रहा है, अब लड़के और लड़की कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। युवा लड़कों और लड़कियों द्वारा अंक प्रदर्शन करना, देर रात तक पार्टियां करना। दोस्तों अब ऐसा होता है कि स्कूल कॉलेज के बच्चे बर्थडे पार्टी हो, एक दूसरे के घर आने जाना, या कोई होटल रेस्टोरेंट में पार्टी होती है तो बहुत लेट हो जाती है आने में, जो कि हमारे घर के बुजुर्गों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। दिन भर कंप्यूटर, इंटरनेट एवं मोबाइल का इस्तेमाल करना, ये तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। जितने भी घर में बुजुर्ग हैं, बच्चों या किसी को भी ज़्यादा मोबाइल पे बात करते या उसका इस्तेमाल करते देखते तो उन्हें बहुत आपत्ति होती है कि सारे दिन तो तुम मोबाइल के सामने बैठे रहते हो, सारे दिन तो तुम नेट चलाते रहते हो, तुम्हें क्या काम है, तुम फालतू का काम करते हो, अपना टाइम पास करते हो। इस तरह के वाक्य सुनने को मिलते हैं। बुजुर्गों को ये सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब वे युवा थे उस समय संचार के साधनों की कमी थी। संयुक्त पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण वे युवा अवस्था में अपनी भावनाओं को काबू में रखते थे और अधिक जिम्मेदार होते थे। आधुनिक परिवेश के युवा बड़े बूढ़े के साथ बहुत कम समय व्यतीत करते हैं, इसलिए सोच एवं दृष्टिकोण में अधिक अंतर आ गया है। युवा पीढ़ी की यही नई सोच बुजुर्गों को अच्छी नहीं लगती। प्रश्न: यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए कथनों में से आप जिसके समर्थन में हैं, अपने अनुभव और सोच के आधार पर उसके लिए तर्क दीजिए। का नंबर: यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं है। ख नंबर: यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है, जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है तो पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। ग नंबर: यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्ति है और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों का अपनाना ही उचित है। उत्तर: यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है, जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है तो पुराना वो छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया है कि जब उनका बेटा उनके लिए गाउन लेके आता है तो वो खुश भी होते हैं, पर पुरानी सोच के अनुसार वो ऐसा चाहते हैं कि मेरा बेटा बोले कि भाई पिताजी दूध मैं ला दिया करूँगा, परंतु ऐसा नहीं होता। उनका बेटा बोलता है कि पिताजी आप इस गाउन को पहन के दूध लाने जाया करें, जो उन्हें बुरा लगता है। यशोधर बाबू जैसे लोग साधारणतः किसी न किसी से प्रभावित होते हैं। जैसे यशोधर बाबू किशनदास है, ये परंपरागत ढर्रे पर चलना पसंद करते हैं तथा बदलाव पसंद नहीं करते, अतः समय के साथ ढलने में असफल होते हैं। मेरे दादाजी भी पुराने विचारों से प्रभावित हैं, उन्हें भी नई चीज अपनाने में तकलीफ होती है। इस कारण से हमसे दुखी रहते हैं और हमें भी दुख होता है, इसलिए मैं उनसे अनुनय विनय करके धीरे धीरे आवश्यकता से परिचित कराना चाहता हूँ, ताकि वे भी लाभान्वित हो सके। दोस्तों यही देखा जाता है कि पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में जो द्वंद्व चलता है उसको प्यार से ही सुलझाया जा सकता है। जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो धीरे धीरे प्यार से जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको मोबाइल, इंटरनेट ये सब की जानकारी कराए, नएपन को अपनाने के लिए उन्हें प्यार से समझाए, दिखाए और बताए। और वहीं दूसरी तरफ जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो धीरे धीरे नई पीढ़ी से अपने संस्कार को अवगत कराए, उनके बारे में उसके पीछे के कारण को बताए। तो ऐसा पता चलेगा कि कुछ संस्कार नई पीढ़ी अपना ली और कुछ नई तकनीक पुरानी पीढ़ी अपना ली। दोस्तों किसी भी पाठ से संबंधित किसी भी व्याख्या, किसी भी प्रश्न उत्तर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगी।